हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। इस कंटेंट में हम बात करेंगे फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो करंट क्या होता है, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में कैसे जाता है, करंट सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में है तो किस तरह से रहेगा, पैरेलल में है तो किस तरह से डिवीजन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का कैसा फ्लो हो सकता है करंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन और करंट अपने डायरेक्शन को किस तरह से चेंज करते हैं। फिर बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो वन बाय वन हम इस सारी चीज़ों को बात करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, तो हम देखते हैं इनके बेसिक्स जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट का। तो ये जो करंट है, यदि आप क्लास 12th में होंगे तो बेसिकली आप देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, सेमीकंडक्टर्स, इस सब जगह पे आपको करंट ही फ्लो करता है और करंट के वजह से ही सारे फील्ड क्रिएट हो रहे होंगे, राइट। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हो, फ्लक्स हो, तो ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं करंट का। तो करंट आप ऐसे समझिए कि आप कभी रिवर के पास यदि खड़े होंगे और रिवर में तेज़ धाराएं होंगी तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये करंट बहुत तेज़ है, इस रिवर में जो फ्लो है, पानी का जो स्पीड फ्लो कर रहा है वो बहुत फास्ट और स्पीड से हो रहा है। और ऐसा रिवर जहाँ पे कि बिल्कुल ही फ्लो नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि इस रिवर में कोई करंट नहीं है, ये पूरा शांत है। या तो फिर आप लेक का बात करेंगे तो वहाँ पे कोई फ्लो नहीं होता है, जो भी वाटर है वो शांत है, स्टिल वाटर बोलते हैं उसको। तो ये जो सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे भी हम लोग करंट यूज करते हैं। एग्जैक्टली द सेम मीनिंग यहाँ पे भी है। तो जो पानी का फ्लो है वो किधर से हो रहा होगा, जहाँ से सोर्स आ रहे होंगे वाटर के, और जहाँ पे स्पेस है जहाँ पे वो जा सकता है, तो वो वाटर वहाँ से वहाँ फ्लो करता है। सपोज आपने बहुत सारे नदी देखे होंगे कि बरसात के टाइम्स में उसमें बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, क्योंकि वो बरसाती नदी है, वहाँ से कहीं से पानी जहाँ पे ज़्यादा हुआ है वहाँ से फ्लो करके इनके साथ, और जहाँ पे नहीं हुआ है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो फ्लो हो रहा है और फिर धीरे धीरे जाके वाटर मिल जाते हैं दूसरी जगह पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सोर्स ज़्यादा है, वाटर का स्टोरेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वो क्या हुआ, अपने आप में बहुत फुल हो गया, फिर वो वाटर फ्लो करना शुरू हो गया। तो वाटर इसी तरह से बिल्डिंग के टैंक में यदि देखेंगे तो जब भी बिल्डिंग का टैंक बनता है वो भी कहाँ पे बनता है, तो बिल्डिंग के ऊपर बनता है टैंक, और उस टैंक से पानी फ्लो होता है और हर फ्लैट में दिया जाता है। तो जब पानी को ऊपर भेजा जाता है तो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उनको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही एक बार हायर पोटेंशियल पे चला गया फिर क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई मोटर नहीं लगाते हैं, जैसे ही आप नॉब खोलेंगे तो पानी आएगा आपको। तो ये क्या सिस्टम है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हुआ। एग्जैक्टली द करंट भी हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की ओर तरफ फ्लो करेगा। लेकिन इसमें इनको जो फ्लो कराना है तो इनको एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं वो फ्लो करता रहेगा। तो इनके जो मीडियम्स हैं, जो रास्ते हैं, वो आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होता है कंडक्टर्स। ये कंडक्टर के थ्रू आपको फ्लो करेगा वन प्लेस से अनदर प्लेस। तो ये जो मीडियम्स हैं, ये जो रास्ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि आप सर्किट्स बोल दीजिए, जो ब्रांचेज हैं, किस ब्रांच में कितने करेंट्स हैं, किस तरह से फ्लो करेगा। लेकिन ये इतना तो फिक्स है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होगा करंट। अब सेकेंड थिंग्स ये है कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, किस ब्रांच में ज़्यादा करंट जाएगा, किस ब्रांच में कम करंट जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उनके जो ब्रांचेज हैं उनमें रेसिस्टेंस कैसे लगाए गए हैं, किस तरह का रेसिस्टेंस एक्ट कर रहा है, कंडक्टर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं the rate of flow of charge with respect to time is called current, is called
करंट। राइट, जब हम स्कूल लेवल पे पढ़ते थे तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। जो चार्ज दिए होते थे उनको टाइम से हम डिवाइड कर लेते थे और हम बोल देते थे हमारे पास इतना करंट है। तो वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था और उसको हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। और ऐसा हो कि चार्ज वेरी कर रहा हो, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल चार्ज। अब भी करंट निकाल सकते हैं, तो चूंकि अब हम हायर स्टैंडर्ड में हैं, क्लास 11 12th में हैं, तो हम यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं इजीली, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हमने लिखा है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो एक तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि चार्ज कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगा देंगे, और दूसरा हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Q इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। तो यहाँ से भी हम ऐसे कह सकते हैं करंट के बारे में कि ये क्या है मेरा, तो NE अपॉन टी है, ये भी हमारा करंट ही है। राइट ना। तो आपको यदि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे दें कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 5 सेकेंड के लिए किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है। कितने सेकेंड के लिए मूव कर रहे हैं, 5 सेकेंड के लिए। अब आपसे बोला जाए जो बताइए इस ब्रांच में करंट कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और दिस I इज इक्वल टू क्यू कितना है, तो n इंटू ई, सो 10 इंटू ई डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू 2 इंटू ई, और ये हो गया 2 इंटू वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। राइट ना। यहाँ से हम ये कंसेप्ट समझ गए, जो ये हमारा करंट आ गया। चार्ज पर यूनिट टाइम है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कूलम पर सेकेंड। राइट, तो ये हमारा यूनिट आ गया यहाँ पे कूलम पर सेकेंड का, और हमने इसको बोल दिया कि ये हमारा करंट है, क्योंकि हमने चार्ज को टाइम से डिवाइड कर लिया, और चार्ज जो है यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट चार्ज दिया हुआ है, किसी कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज है। सेकेंड थिंग्स, जब ये चार्ज मूव कर रहे होंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा। यदि चार्ज सिर्फ रेस्ट में रहा होगा तो करंट तो नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चार्ज यदि मूवेबल नहीं है तो करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट हो पाएंगे। लेकिन यदि चार्ज एक बार मूवमेंट में है तो फिर करंट भी प्रोड्यूस होगा, और साथ में साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। सो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एन ई अपॉन टी हमने लिख लिया, यहाँ पे सिंपली हमने डिवाइड कर दिया। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी वो पूछ सकता है कि Q इक्वल टू, यदि हमारे पास 10 कूलम है और करंट पूछ रहा हो, टाइम दे रखा हो 2 सेकेंड, तो भी आप इजीली कह पाएंगे कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज व्हाट, 10 कूलम अपॉन 2, दैट इज 5 कूलम पर सेकेंड। राइट ना, दिस इज द करंट। ठीक है। अब इसी चार्ज को यदि आपको टाइम के साथ वेरी करा रहा हो, इट मीन्स जो चार्ज है वो अब वेरिएबल चार्ज है, चार्ज अब कोई कांस्टेंट नहीं है। वो बोल रहा है कि चार्ज जो है डिपेंड कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ या घट रहे हैं। तो हमने एक ऐसा इक्वेशन यदि ले लिया कि जो हमारा चार्ज है वो इस तरह से है, t² प्लस 5t प्लस 6, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। राइट ना। नाउ यदि ऐसा है फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जरा सोचिए, अब हमने जो एक फंक्शन बनाए हैं वो कैसा फंक्शन बनाया है, तो चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में है, जहाँ पे कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका सेंस ये है कि यदि मैं टाइम को बढ़ाऊं तो चार्ज मेरा बढ़ेगा, और टाइम घटाऊं तो चार्ज मेरा घटेगा। और हमने कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लिए हैं, जो कि t पे पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक्स है। तो अब यदि पूछेगा जो अब चार्ज, अब करंट कितना होगा, तो क्या अब ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 6 20, 20 अपॉन 2 10। नहीं, यदि ऐसे अब लिखेंगे तो
अब ये राइट आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि चार्ज अब वेरी कर रहा है अलग डायरेक्शन में, अलग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर रहा है। तो जब चार्ज वेरी कर रहा है तो अब तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप्स के मूवमेंट हो रहे हैं। तो जब नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म स्पीड जब पढ़ा था तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन ये तो टाइम बढ़ रहा है तो अलग अलग वैल्यू चार्ज के आ रहे हैं, राइट ना। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल टी टेंस टू 0 एंड दिस बिकम डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब जो ये डी क्यू अपॉन डी टी लिखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक डिफ्रेंसिएशन है तो उसको यहाँ पे ले आते हैं, I इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और Q के अंदर जो है लिखा हुआ उसको हम लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, राइट। और डिफ्रेंसिएशंस का रूल होते हैं कि d अपॉन डी एक्स, यदि x टू द पावर n दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, इसको n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिख लेते हैं। तो सोचिए जरा, यदि x टू द पावर n है तो nx टू द पावर n माइनस 1, मैं बोलूँ कि x पे पावर 2 है तो क्या होगा, 2x पे पावर 2 माइनस 1, सो 2x हो गया। x पे पावर 3 है तो 3 में से 1 गया ऊपर तो 2, 3x स्क्वायर हो गया। x पे पावर 4 है, 4x क्यूब है। मतलब आपको जो भी पावर दिया है उसको कोफिशिएंट के अंदर रखिए और एक पावर ऊपर में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अलग अलग कर लेते हैं। टी स्क्वायर है प्लस डी अपॉन डी टी है, 5t है प्लस d अपॉन डी टी है, और ये हमारा 6 है। ज़रा सोचिए इसको, ये t स्क्वायर है तो कितना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, 2t होगा, 5t का क्या होगा, 5 होगा, और 6 का क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर हो गए हमारे 2t प्लस 5। कितना आ गया आंसर, 2t प्लस 5। एनी डाउट्स? ये जो 2t प्लस 5 आ गए ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, क्योंकि t स्क्वायर का हमने लिख दिया 2t, यहाँ पे 1 ही है तो क्या हो जाएगा 5, और t पे पावर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और t टू द पावर 0 1। ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में यदि देखें तो देखिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा हुआ है, मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन है। और डिफ्रेंसिएशन तो तब करेंगे ना जब कोई वैरी कर रहा हो किसी के रिस्पेक्ट में, तो 6 तो नहीं वैरी कर रहा है ना, 6 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। नाउ इसको यदि मैं यहाँ से t का जो वैल्यू दिया होगा उसको डाल दें, 2 इंटू 2 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 9 एम्पियर लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे, या और आप कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपके 9 एम्पियर आ गया हमारा आंसर, राइट। अब जरा सोचिएगा यहाँ पे ये जो मीनिंग है यहाँ इसका, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। जब भी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हों किसी चीज़ का तो बेसिकली ये हम स्लोप ही फाइंड कर रहे हैं वेरिएबल का, जहाँ पे कि कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, रेशियो सेम नहीं है तब। तो जब चार्ज एक फिक्स क्वांटिटी में दिया हुआ था तो हमने इजीली डिवाइड कर लिया, क्योंकि वहाँ पे स्लोप हर जगह इक्वल हुए होंगे, रेशियोज इक्वल रहे होंगे। लेकिन जब रेशियोज अनइक्वल्स हैं, चार्ज का फ्लो जो हो रहा है वो कम ज़्यादा हो रहा है, डिपेंड अपॉन टाइम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो बेसिकली दिस I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इट्स मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम। क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन में तो इजीली बोल दिया था कि ये यदि हमारा कोई चार्ज एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है, ऐसा कर्व रहेगा तो इनको और इनको डिवाइड करो और ये हमारा स्लोप आ जाएगा जो भी एंगल्स हैं। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि इनको और इनको हमने कांस्टेंट चार्ज रखा है और वेरी इक्वल रेशियो में कर रहा है तो डिवाइड कर लिए। लेकिन अब तो ऐसा ग्राफ तो नहीं था, हमारा कुछ ग्राफ इस तरह से था। अब देखिए अब तो नहीं वो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अब तो अलग शेप ही आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, डी क्यू अपॉन डी टी किया, राइट, क्योंकि इसका भी एट एन इंस्टेंट पे हम कहीं पे एक टेंजेंट लेके यहाँ पे एक स्लोप फाइंड कर लिए थे। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप हमने डिफ्रेंसिएशन किए हैं वो क्या है, हमारा स्लोप ही है, और उस स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं
dq/dt से। अब यदि ये I = dq/dt है और क्वेश्चन ऐसा आपसे दे दिया जाए जो बताइए ये हमारा एक चार्ज एक्सिस है और ये हमारा एक टाइम एक्सिस है, यदि ऐसा है और एंगल दे दिया रहेगा आपको 45 डिग्री और आपसे पूछेगा जो बताइए इस सर्किट में करंट कितना है, तो क्या बोलेंगे आप? I = dq/dt होता है, तो आप इजीली कहेंगे यहाँ से जो ये हमारा tan 45 ही है, कितना है? dq/dt का मीनिंग होता है tan थीटा होता है। ऐसे भी यदि हम देखेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी tan थीटा होता है। तो जो भी एंगल्स दिए हुए हैं उनको आप इजीली यहाँ पे लिख दीजिए और करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आप बोल दीजिए, राइट ना? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है क्योंकि हमने स्लोप निकाल लिए। अब यदि ऐसा लिख दे जो इस तरह से कुछ है, जो ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा चार्ज एक्सिस है और हमने ऐसे कुछ ग्राफ्स बना लिए, तो ज़रा सोचिए क्या ये चार्ज टाइम के साथ वैरी कर रहा है? नहीं वैरी कर रहा है। यदि वैरी ही नहीं कर रहा है चार्ज क्या है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन चार्ज की क्वांटिटी सेम ही है ना, तो वैरी कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा करंट? यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इनके तो स्लोप ही जीरो है, तो करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, करंट जीरो हो गया, राइट ना? यदि ऐसा पूछ ले कि ये हमारा चार्ज एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है और अब इस तरह से यदि बना दे तो देखिए स्लोप क्या हो गया? 90 डिग्री, तो हमारा करंट क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स मैक्सिमम करंट हो जाएगा वहाँ पे और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम करंट इज मीन्स शॉर्ट सर्किट, राइट? तो ये एक इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं जो ये हमारा वैरी। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा हो कि ये हमारा कोई चार्ज एक्सिस दिया हुआ है और ये मेरा कोई टाइम एक्सिस दिया हुआ है। अब इस चार्ज एक्सिस में भी दो ग्राफ दे दिए हों इस तरह से, ये A है और ये B है। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, बोलेंगे I of A is greater than I of B। सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछेगा I of A is less than I of B। थर्ड ऑप्शन में आपसे पूछेगा I of A is equal to I of B। फोर्थ ऑप्शन में आपसे पूछेगा none of these। अब जरा सोचिए और बताइए कि ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ऐसा कर्व दिया हुआ है, ऐसा स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं कि एक एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरे एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है और आपको एनालाइज करना है किनके करंट ज़्यादा है और किनके करंट कम है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरह से सोचेंगे ना, जो ये A है तो जरा इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करिए और यहाँ पे एक टाइम ले लीजिए T1 और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और यहाँ पे भी टाइम ले लीजिए T2। जरा सोचिए ये जो B वाला है T2 तक गया, T1 से ज़्यादा टाइम लिया और चार्ज इसके पास इतना ही है। तो हमें तो पता है कि करंट वो होता है कि चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यदि इनके रेशियो देखेंगे तो टाइम ज़्यादा चार्ज कम, राइट ना? मीन्स डिनोमिनेटर जो है बड़ा है और न्यूमरेटर भी कम है, तो करंट का वैल्यू भी क्या आएगा? कम। लेकिन यदि ए वाले में एनालाइज करेंगे तो देखिए क्या है, ये T1 है और कम टाइम में ही ये ज़्यादा चार्ज एक्वायर कर लिया है, बहुत ज़्यादा चार्जेस है इनके पास। तो इसका सेंस है कि ये कम टाइम में ज़्यादा, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है, तो ये कैसा होगा? इनके करंट ज़्यादा होंगे और इनके करंट कम होंगे। या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये टाइम एक्सिस से ये वाला ग्राफ जो है कितना एंगल बना रहा है? तो ज़्यादा स्लोप बना रहा है और ये कम एंगल बना रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में यदि मेजरमेंट है तो जो ज़्यादा स्लोप बना रहा है उसका करंट ज़्यादा होगा और जो कम स्लोप बना रहा है उसका करंट कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो I of A इज़ ग्रेटर देन I of B होगा। बहुत सिंपल है। इसमें A दे दे, B दे दे, C दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप देखिए जो करंट और चार्ज का रिलेशन जो है, चार्ज किस में ज़्यादा है, टाइम कम लग रहा हो वो सबसे ज़्यादा होगा। एंगल्स में भी आप मेजर कर सकते हैं, स्लोप किसका ज़्यादा है तो उसका करंट ज़्यादा होगा, स्लोप यदि कम है तो उसका करंट भी कम होगा, राइट। यदि मैं ऐसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं जो अब बताइए कि ये हमारा इस तरह से कुछ है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। अब यदि यहाँ पे चार्ज दे दूं और यहाँ पे टाइम दे दें तो अब क्या बोलिएगा आप? यहाँ पे भी ऑप्शंस दे देंगे आपको इस तरह से। तो यहाँ पे अब पूछे ना
तो आपको सिंपल बताना है जो यहाँ पे करंट ऑफ A इज ग्रेटर देन करंट ऑफ B, क्योंकि ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनके स्लोप ज़्यादा है। स्लोप मीन्स इनके जो tan 60 है और इनका tan 30 है। इसका मतलब इसका जो करंट है यहाँ पे वो √3 है और इनके करंट 1/√3 है। तो हम क्या जानते हैं, √3 इज ग्रेटर देन 1/√3। सो करंट ऑफ A इज ग्रेटर देन करंट ऑफ B। एनी डाउट्स? नहीं, राइट ना। तो इस केस में हमने क्या देखा, जो करंट A का है वो B से ज़्यादा है और हमने आंसर्स इस तरह से लिए। लेकिन आपको थोड़ा और घुमा सकता है और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि अब बताइए, अब यहाँ पे हमने एक टाइम एक्सिस लगा लिया है, मैंने एक्सिस को ही चेंज कर लिया और यहाँ पे हमने Q रख दिया, चार्जेस को ऐसे रख दिए। अब यदि हम उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, ये मेरा A है और ये मेरा B है और 4 ऑप्शन ले लें, I ऑफ A इज ग्रेटर देन I ऑफ B। सेकेंड ऑप्शन में मैं ऐसे लिख लूँ कि I ऑफ A इज लेस देन I ऑफ B। थर्ड ऑप्शन में हम ऐसे लिख लिए कि I ऑफ A इज इक्वल टू I ऑफ B। और फोर्थ ऑप्शन जो है हमने रख दिया नन ऑफ दीज। जरा बताइए अब क्या होगा, क्या ये फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है? तो अब क्या बोलेंगे हम, अब हमने चूंकि टाइम और चार्ज के एक्सिस को चेंज कर लिया है और होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो अब तो इनके रेसिप्रोकल्स लेने पड़ेंगे। तो रेसिप्रोकल्स जब लेने पड़ेंगे तो आप देखिएगा जिनके स्लोप्स ज़्यादा हैं उनके करंट कम होंगे और आंसर आएगा I ऑफ लेस देन I ऑफ B, राइट ना। स्टिल आप इस तरह सोच सकते हैं, टाइम इतना लिया और चार्ज इतना ही है, तो देखो चार्ज का वैल्यू बस इतना और टाइम इतना, तो चार्ज अपॉन टाइम करेंगे तो ये इस तरह से कुछ एंगल्स बना लेंगे, तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, तो ऐसे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें देखिए टाइम तो चार्ज ज़्यादा है और टाइम भी कम है, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट ना। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो है इसमें हम ये देखते हैं कि यदि I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, I टाइम्स ऑफ dt इज इक्वल टू dq, और इनको इंटीग्रेट कर लें तो अब क्या आ जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ I dt, राइट ना। q क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt। मीन्स अब जो है आपसे रिवर्स वे में पूछ रहा है। रिवर्स वे इन द सेंस, अब एक करंट दे दिया है और चूंकि हमें पता है चार्ज और करंट के कारण ही मूवमेंट हो रहा है, तो अब करंट बोलेगा इतने टाइम्स के लिए मूव कर रहे हैं और अब आप बताइए जो इसके अंदर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए किस तरह से होगा। ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकते हैं, वो जो हमारे पास कुछ इस तरह से रख लेंगे करंट का इक्वेशन, I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t लिख दिया हमने, और हम पूछ रहे हैं फाइंड चार्ज एट t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। हमने इस तरह से कुछ लिख लिया, राइट ना। तो हमें तो अभी पता है कि चार्ज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ I टाइम्स ऑफ dt होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0 to 5 टाइम्स ऑफ I dt। तो I कितना है मेरे पास, टी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ t इंटू डी टी, राइट ना। नाउ थोड़ा सा इसको सीखने का कोशिश करिए, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशंस के रूल्स में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx को हम क्या करेंगे, x पे पावर n+1 लिखेंगे और नीचे भी n+1 लिखेंगे। n क्या है मेरा, पावर ऑफ x है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यही आएगा ना कि ये q इज इक्वल टू t³ अपॉन 3 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आप लगा दीजिए जो भी आपके लिमिट्स दिए हुए हैं। तो 0 to 5 दिया हुआ है तो 0 to 5 लिख दिए। हमने टी स्क्वायर प्लस 5t का क्या किया, तो t पे पावर 2 था तो 2+1 लिखा, 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 इंटू टी पे पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, t के जगह पे हर जगह आपको 5 पुट करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो अपर लिमिट हम
लगा लेते हैं। तो 5 का क्यूब 125/3, 25 इंटू 5 125/2। इसको एक ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लीजिए, माइनस। जब अब t के जगह पे 0 जाएगा तो 0/3 प्लस 0 समथिंग लाइक 0 ही हो जाएंगे, राइट ना। इन दोनों को सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करिए ऐसे और मल्टीप्लाई करिए इस डायरेक्शन में। तो 125 इंटू 2 250 एंड 125 इंटू 3 375। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा ये 250 है प्लस 375 है डिवाइड बाय 6 है। इन दोनों को ऐड करिए तो 500 ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 6 और ये हो जाएगा कितना होगा, ये 6 से जाएगा नहीं तो जो भी आएगा उसको आप लिख दीजिए कूलम पर सेकेंड और वॉट एवर, लाइक आपने अभी क्या चार्ज फाइंड किया तो चार्ज को आप कूलम लिख दीजिए। तो ये हमारा, यदि रिवर्स वे में पूछ रहा हो कि जब करंट दे दिया हो और टाइम दे रखा हो कि ये इतने देर के लिए हमारा करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो आप बताइए इसमें कितने चार्ज होंगे। तो अगेन आप ऐसे कर सकते हैं। और यदि फिक्स्ड अमाउंट का करंट दिया हो तो फिर आप I = Q/T लगाइए, Q = I × T लीजिए, रखिए, राइट। अब इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा भी पूछते हैं वो लोग कि इस तरह से कुछ ग्राफ्स दिए हों और सिंपल में दे देगा आपको ये हमारा I है और ये हमारा T है और बोलेगा कि बताइए ये एक ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिख देगा 0, यहाँ पे लिख देगा 5 सेकेंड और जो करंट का वैल्यू है यहाँ पे वो लिख देगा 10 एम्पियर और बोलेगा फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम t = 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। तो 0 to 5 सेकेंड में हम यदि इसको देखें तो क्या होता है, ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, तो 2 5 और 5 इंटू 5 कितना होगा मेरा 25 कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अब बताइए क्या होगा कि ये हमारा कोई करंट एक्सिस है और यहाँ पे कोई हमारा टाइम एक्सिस है और इस तरह से भी दे सकता है, ये एक स्क्वायर बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो ये 5 है और ये 10 है तो ये रेक्टेंगल बना लिया हूँ मैंने। तो स्टिल यदि चार्ज पूछेगा तो मैं इसका एरिया लिखूंगा 10 × 5 कितना हो जाएगा, ये 50 कूलम, राइट ना। बहुत ईजी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जिस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो रहा था उसको यदि हम ग्राफिकल प्लॉट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम स्लोप फाइंड करते हैं और जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा था उस ग्राफ में आके हम उसको एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली इस ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज फाइंडिंग द स्लोप इन ग्राफ और मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस थिंग्स, राइट। तो करंट को आप ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है कि ठीक है अब तो करंट देख लिए कि चार्ज के साथ किस तरह से वेरिएबल करेगा और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछेगा क्या ये जो चार्जेस हैं चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं चार्ज, नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन एंड करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ ले यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं और इस कंडक्टर में ऑलरेडी अभी 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराया गया है, पहले से ही है, लेकिन बाद में हमने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर दिए जो कि मूव करना शुरू कर गया और वो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर है वो है इस तरह से, हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिए इसमें, ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन जो दिया है हमने वो t = 2 सेकेंड के लिए दिया है और मैं पूछ रहा हूँ अब बताइए फाइंड नेट करंट थ्रू कंडक्टर, नेट करंट थ्रू कंडक्टर, राइट ना। जो इस कंडक्टर में अब कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, तो जरा सोचिए पहले से ही कंडक्टर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो है, बाद में हमने और उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को जो है प्रायर डायरेक्शन ऑफ करंट ही रखा है। तो अब यदि सोचेंगे इसके कारण कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इसके कारण यदि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हो रहा होगा I = Q/T और Q है मेरा 10 है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है डिवाइड बाई 2 करें तो ये हो जाएगा 5
और यहाँ पे देखेंगे तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, सो दैट इज व्हाट 8 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो आंसर सिंपल है, चूंकि करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो करंट है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो इसके डायरेक्शन में ये करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और इसका वैल्यूज कितना है? तो 8 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड, राइट ना। अब जो दो करंट्स हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमने करंट का प्रायर डायरेक्शन 10 एम्पियर लिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बने हैं वो कितना बने हैं? तो 8 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड लिखा है, राइट ना। तो अब इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करें, चूंकि करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट करंट क्या होगा? I1 - I2 होगा और इसको हम लिख देते हैं 10 - 8 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर्स आएंगे। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा वो हम लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है इस तरह से। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात करके और अब यदि मैं बोलता कि 10 प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, तो क्या उसके कारण करंट क्या होता? तो जब इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यदि प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन और करंट, प्रोटॉन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यदि सर्किट में प्रोटॉन को फ्लो कराया गया है, तो प्रोटॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उनका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया गया सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो हमने अभी इस टाइप के सारे क्वेश्चंस देख लिए कि चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में करंट किस तरह से वैरी कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से पूछ सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, या वेरिएबल देके पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, या फिर इंटीग्रेशन करेंगे, या उसका एरिया फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। कर्व का क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है। सेकेंड केसेस में हम आते हैं और हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के साथ भी इस तरह से हो सकता है। सेकेंड, अब ये सारे बात करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट काम करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स ने बोला कि जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और दिस V = I × R होता है। सो दिस I = V/R होगा, राइट ना। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस बोले कंडीशंस ये है कि टेम्परेचर जो है, सर्कमस्टांसेस जो है, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखिए, उसको वैरी मत कराइए, तो ये रिलेशंस यहाँ से बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वोल्टेज भी है, करंट भी है और V/R भी है। तो यहाँ पे यदि करंट तो हमने देखे जो बहुत सारे तरह से चार्ज पर यूनिट टाइम हैंडल किया हमने बहुत सारा चीज़, लेकिन यदि आप रेसिस्टेंस का बात करेंगे तो रेसिस्टेंस ये होता है कि करंट का जो रास्ता है उसमें अपोज करता है, मीन्स उनके फ्लो को अपोज करेगा। तो बोलेंगे कि हमें कैसा चाहिए, कि हमें क्यों अपोज चाहिए? तो क्योंकि उनके पाथ को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। ये इसलिए चाहिए कि यदि अपोज वाला नहीं रहेगा तो जितना मर्जी करंट उतना मर्जी करंट चला जाएगा, जो भी करंट रहेगा सारे के सारे फ्लो होंगे, तो जो वायर हैं वो शॉर्ट सर्किट और मेल्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे वहाँ पे। अब इस कारण से हमने एक रेसिस्टेंस लगाया और जो सर्किट हम तैयार करेंगे, डिजाइन करेंगे, चूँकि डीसी सर्किट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जितना मर्जी करंट उतना चाहिए, नहीं। हमने यदि कोई डायोड लगाया और उस डायोड को इतना ही एम्पियर करंट चाहिए तो हमें तो उतना ही करंट एम्पियर भेजना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे पास सोर्स और ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसको रिड्यूस कराने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रेसिस्टेंस की, क्योंकि जब I = V/R करेंगे तो R का वैल्यू जैसी बढ़ाएंगे करंट क्या हो जाएगा? अपने आप घट जाएगा। या मुझे इंक्रीज भी कराना हो तो हम रेसिस्टेंस को डिक्रीज करा के I के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V = I × R, I = V/R। अब इस R के बारे में यदि देखें तो रेसिस्टेंस भी डिपेंड करता है किस पे? तो लेंथ पे। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है, राइट ना।
तो ये यदि देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A एंड दिस R इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A, राइट ना, रो इंटू L अपॉन A। इसके बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में पूछते हैं, जेईई मेन में पूछते हैं, क्लास 12th में पूछते हैं, तो इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अभी देखिए, यदि ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ से हम R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A लिखे हैं हमने, तो इसको लिख देते हैं रो इंटू L अपॉन A। सो दिस R इंटू A इज इक्वल टू रो इंटू L एंड दिस रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, राइट। सो दिस इज द रेसिस्टिविटी। अब यदि मटेरियल सेम हो तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे। यदि हमने एल्युमिनियम वायर यूज़ किया है और दूसरा भी कंडक्टर मेरा एल्युमिनियम का है, तो ऑब्वियसली दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होंगे, बट रेसिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन तो है जो कि यदि सेम मटेरियल होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जो बताइए इसका लेंथ है L इक्वल टू 2 मीटर और एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो रेसिस्टेंस है 8 ओम। लेकिन अब उसी कंडक्टर को हमने उनके लेंथ को बढ़ा दिया और कर लिया 4 मीटर, तो बता